में भी मच रहा है। जी, आपने बहुत सही कहा। और ना जाने कितने ही नए-नए चीज़ें उछाले जा रही हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बहुत कोशिश की है, तो वो नोबेल पीस प्राइज़ के भी हकदार हैं। ऐसे भी प्रचार-प्रसार अब मार्केट में सोशल मीडिया के ऊपर धूम-धाम से चल रहे हैं। मैं अनिल जी आपके पास आता यहाँ हूँ। पे जोर देना चाहूंगी, ऑस्कर भी मिला है तो इसके पीछे भी एक रणनीति बताई जा रही है। भारतीय फिल्म को सम्मान की बात है कि ऑस्कर मिला है, लेकिन म्यूजिक जो है इससे बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक भी बनते हैं भारत में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है सर कि विदेशी जो जितनी संस्थाएं हैं उन सब की भी विश्वसनीयता और उन सब की भी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। जी। मैंने एक और पॉइंट उठाया था अपने एक प्रोग्राम में, मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ उसको, शायद राकेश सर भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे, कि भारत की ओर से ऑस्कर के अंदर आरआरआर एज ए फिल्म को विक्टोरियस होने के बहुत बड़े चांस थे। मैं आपको पहले बताऊं कि वो ऑस्कर जीत के लिए आएगी, लेकिन लास्ट मिनट पे शायद आपको याद होगा कि आरआरआर फिल्म को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह एक गुजराती फिल्म भेजी गई, छेलो। मैं आपको बताता हूँ पूरा नाम उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, छेलो नाम है उसका। उसको भेजा गया और मैंने तब भी कहा था प्रोग्राम में कि ये पहले राउंड के अंदर एग्जिट हो जाएगा, अनसेरेमोनियस एग्जिट होगा, ये इस लायक नहीं है कि ऑस्कर में भेजी जाए। लेकिन उस पिक्चर को क्यों भेजा गया? क्योंकि वो गुजराती फिल्म थी। और आरआरआर जिसका पूरी दुनिया में डंका तो पिट रहा था कम से कम कि उसका ऑस्कर जीतना ऑलमोस्ट अवश्यम भावी था, ये फाइनल 2-3 में आ जाती थी वहां पर, लेकिन वो नहीं किया गया। और भारत का एक चांस जो हो सकता था ऑस्कर जीतने का एक फिल्म का, वो खत्म कर दिया गया। मैं आपको पहले बताऊं जी। खैर, ये एक अलग जी। मुद्दा है। मैं अनिल जी आपके पास आता हूं। आपने नेहा की बात सुनी, राकेश जी की भी बात सुनी। बात सिर्फ संसद की आवाज को दबाने की नहीं है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हम ऑलमोस्ट चीन और रूस की जैसी संसद होती है, अब हम उस स्थिति में आ गए हैं कि जहां पर अब किसी की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई हमसे सवाल पूछे। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और उसके बाद अडानी साहब जो मर्जी कर ले, या बाकी उनके जैसे कुछ और उद्योगपति जो मर्जी कर ले, सबसे बड़ा हवाला कारोबार कर ले, और जिनको हिंडनबर्ग ने इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कौन बताया था। अब मैं हिंदी में नहीं जाना चाहता, लोग जानते हैं कि कौन का मतलब क्या होता है। और जिसे बचाने के लिए देश को दांव पे लगा दिया गया। बल्कि लोगों को इस मौके पे वो याद आता है, शोले का डायलॉग बहुत याराना लगता है। तो ये वही चीजें हो रही हैं। अनिल जी, आपकी टिप्पणी इस सारे वाकयात के ऊपर जी। देखिए, ये राकेश जी ने और नेहा ने दो बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। उन्होंने राकेश जी ने जो बताया, जो भयावह तस्वीर जो लोकतंत्र की निकल आने वाली है, जो भविष्य में किस तरह से जो लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, वो समाप्ति की ओर जा रहा है, और जब समाप्त होगा तो उसके बारे में जो बताया वो बहुत मतलब भयावह है। और दूसरा नेहा ने बताया वो कि इंडेक्स जो है, हंगर इंडेक्स है, माल न्यूट्रिशन, ये जो सारे हैं उसमें हम कहाँ हैं। और तीसरी बात वो बताई कि चीप लेबर, अगर तीनों को जोड़ कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लोकतंत्र बना है की स्थिति ऐसी क्यों हो गई। अब सवाल ये है कि जब आपका जो बेसिस है लोकतंत्र का, कि मतलब सबको एक मतलब रोजगार मिले, थोड़ा एक मतलब एक बेहतर आर्थिक तौर पर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जिसको कहते हैं, कि समानता कम हो, तो आप देखेंगे कि 9 साल के अंदर ये तो शुरू हो गया था। मतलब ये नहीं मैं मानता, कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसकी बुनियाद, जो लोकतंत्र खत्म करने की बुनियाद, समझिए कि नरसिम्हा राव के समय में ही रख दी गई थी, जब आपने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी बनाई। और उसके बाद से वो उसका जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो हावी होता गया भारतीय संस्थाओं पे, और उसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। तो ये तो वो हुआ, लेकिन 9 साल के अंदर देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं, सबको पता ही होगा कि किस तरह से जो असमानता कितनी बढ़ी है, कितने कम लोगों के पास संपत्ति जाकर जमा हो गई है, और कितने पर गुजारा कर रहे हैं लोग। असल से 82 करोड़ लोग जो है वो इस पे राशन पे जिंदा है। तो आपने एक समाज को पूरी तरह क्रिपल कर दिया। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ सेंट्रलाइजेशन का ये रहा है की हालत है कि जो मुझको तो लगता है क्या कि हम कांग्रेस वगैरह के बारे में बात करने के बदले
बीजेपी के बारे में बात करें कि बीजेपी की हालत क्या है, लोकतंत्र जो जिसके हाथ में अभी सत्ता है उसके जो लोग हैं उनकी क्या हालत है। कोई डिसीजन का ले सकते हैं जेपी नड्डा, उनका एक्सटेंशन भी किस तरह से हुआ आपने देखा। और बीजेपी कम से कम जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी तरह से बीजेपी थी कि चुनाव चाहे जिस तरीके का चुनाव हो, सेंट्रलाइज सिस्टम ही उनका भी था, लेकिन एक चुनाव जरूर करते थे। वो पहली बार उन्होंने बिना चुनाव के किसके ऑर्डर से किसने उनको चुन लिया। और अब कोई पार्लियामेंट्री पार्टी हो या पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, इलेक्शन कमिटी हो, कहीं आपको कोई नजर आता है? दो ही चेहरे नजर आते हैं, वो है मोदी जी का और अमित शाह का। अब सोचिए कि ये इतना हेविली सेंट्रलाइज्ड पार्टी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो कि लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार करे। मुझको लगता है कि अगर यही अडवाणी का समय होता या वाजपेयी का समय होता तो इस तरह से बीजेपी सत्ता में रह करके लोकसभा का कोई स्टॉल नहीं करती, उसको उसके प्रोसीडिंग्स को रोकती नहीं, क्योंकि लोग उनको सजेस्ट करने वाले भी थे। लोग जाकर बोलते हैं अडवाणी को या मुरली मनोहर जोशी को या इवन वाजपेयी को कि भाई हम लोग ऐसा ना करें। लेकिन आज किसी की हिम्मत है? आप देखिए कि 4 लोग जो बीजेपी जिसका राहुल गांधी ने नाम लिया कि हम पर उन्होंने आक्रमण किया है और हमको उनका जवाब देना है, तो वो 4 लोग कौन है? उसमें से नंबर 2 है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, कैबिनेट के डिफेंस मिनिस्टर, इतना साल का पुराना आदमी है, वो भी है उसमें शामिल। बाकी लोग तो नए हैं और उनके बारे में जैसे कि मान लिया अनुराग ठाकुर है या ये क्या कहते हैं प्रहलाद जोशी है और पीयूष गोयल, उनका तो छोड़ दीजिए, उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह जैसा सीनियर आदमी वो जो है वो उस कोरस में शामिल है। तो आप स्थिति कितनी खतरनाक है, भीतर से कितना बुरा हाल है बीजेपी का, वो भी देखना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि, और उनको मैं तो उनको अपील करूंगा बीजेपी के लोगों को कि आप जो है अपनी सोचो कि अगर कल खत्म हो गया ये क्या कहते हैं लोकतंत्र हिंदुस्तान में, तो आपका एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में क्या हाल होगा, वो जरा चिंता करिए। आप अब दूसरी तरफ एक देख लीजिए, उसी का बीजेपी पे ही बोल रहा हूं मैं। आप हेमंत बिश्व शर्मा हो या कोई भी है, वो सब बोरोड लोग हैं, वो फोर फ्रंट में है। और बीजेपी का जो अपना आदमी है उसका कहीं मतलब क्या है, हैसियत कुछ रह गई है? नॉर्थ ईस्ट का पूरा डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में है और बंगाल का पूरा डिसीजन मेकिंग शुभेंदु अधिकारी के हाथ में है। तो बीजेपी, और कल को हो सकता है कि मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाथ में वोट दे दे। तो वो जो है आप देखिए कि बीजेपी वाले, मुझको तो चिंता, मैं बोलता हूं जब चैनल में लोग कांग्रेस की चिंता करने लगते हैं, मैं बोलता हूं कांग्रेस की चिंता छोड़िए, बीजेपी की चिंता करिए कि बीजेपी जो है एज ए पार्टी रह पाएगी या नहीं। ये जो है तानाशाह बनेंगे तो इनके हाथ में होगा। ये अडानी से जो उनका ट्रोल आर्मी है, अमित मालवीय, ये सारे लोग इनके लोग होंगे। इनका जो कैबिनेट, असली कैबिनेट है, वो कौन चला रहा है? अब अभी देखिए, आप कह रहे हैं म्यूट कर दिया, आप देख लीजिए कि ये जो आपने चर्चा की कि नोबेल पीस प्राइज का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 मिनट में आप लेना चाहूंगा कि मैं कल सोया, मतलब मैं लेट से उठता हूँ, मेरा बेटा आया, ये आईटी इंजीनियर है, काफी समझ पढ़ा लिखा लड़का है, वो आया मुझसे कहता है क्या कि अब आप चिल्लाते रहो, वो नोबेल पीस प्राइज भी मिल रहा है मोदी को। मैंने कहा कि ऐसे ही व्हाट्सएप में कहीं आ गया होगा, छोड़ यार। तो उसने कहा क्या कि नहीं, नोबेल पीस प्राइज कमेटी का जो डिप्टी लीडर है उसके हवाले से खबर आई है। मैंने कहा, तब नींद मेरी खत्म हो गई और मैं जो है उसका सर्च करने लगा न्यूज। टाइम्स नाउ ने वो खबर उसके मतलब तोये जो असले तोये हैं उनके नाम से वो खबर लगाई कि डिप्टी लीडर ने कहा कि ही इज बिगेस्ट कंटेंडर फॉर पीस प्राइज। अब आप सोच लीजिए कि स्थिति क्या है। और ये कोई मामूली चीज नहीं, दिन भर चलाया, उसको कहना पड़ा वो जो डिप्टी लीडर है कि ये फेक न्यूज, मतलब उसने कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं किया, उसने कहा ये फेक न्यूज है। मतलब और मैंने उसके इंटरव्यूज वगैरह देखे, वो छोड़ दीजिए कि कहीं भी वो ऐसा नहीं। नया कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी? नया कुछ कहना चाह रहे हैं जी?
सर इसमें जोर देना चाहती हूँ, आप राष्ट्रीय मीडिया का नाम ले रहे हैं। राष्ट्रीय मीडिया का ये हाल है कि चीन अपना डिफेंस बजट बढ़ाता है और एक रिपोर्ट आती है यूएस से कि भारत मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है पाकिस्तान एंड चाइना के अगेंस्ट, जो टेंशन बढ़ी हुई है। तो रिपब्लिक भारत पे मैंने हेडलाइन देखी कि भारत दमदार भारत और डरा चीन, रक्षा बजट बढ़ाया। रक्षा बजट पहले ही बढ़ चुका था और ये यूएस रिपोर्ट जो है वो बाद में आई थी इंटेलिजेंस की। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय मीडिया जो भारत का है उसका क्या हाल है, खबरें फेक और डरते भी नहीं है कि गलत जानकारी वो जनता के सामने रख रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को आधा तोड़कर लिखवा दिया कि विदेश में जन्म लेना, भारत में जन्म लेना पाप है। रजत शर्मा के चैनल ने बाकायदा उसका पोस्टर बिलबोर्ड बना के चैनल जारी कर दिया, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ी 2-3 घंटे बाद। तो हम एक ऐसे फेक दौर में जी रहे हैं जहां चैनल और मंत्री संतरी सरकार सब फेक हैं। और एक फेक आदमी, एक नकली आदमी 4 महीने तक दिनेश सर पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बन के Z+ सुरक्षा लेकर पुलवामा तक चला गया। आप सोचिए, वो गाने उसके अपने वीडियो के पीछे लगा के ट्विटर पे डाल रहा है। उसका विजिटिंग कार्ड एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ, पता लिखा हुआ है दिल्ली का, उसका लुटियन जोन्स का। 4 महीने तक किसी थानेदार, किसी एसपी के दिमाग में ये नहीं आया कि दिल्ली में होम मिनिस्ट्री को फोन करके या पीएमओ को फोन करके कहीं से पूछ लें। कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में एक व्यक्ति Z+ सुरक्षा लेकर पुलवामा तक चला गया। वो अपने ट्विटर में लिख रहा है, मेरे सामने पीर पंजाल चोटी है। वो कमाल ही हो गया, उसने बॉर्डर तक पर हुआया Z+ के साथ। कि क्या ये देश ये सवाल नहीं पूछेगा, ये कैसे संभव है सर, कैसे संभव है? सर मोदी है मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे देश को हो क्या गया है। मोदी है तो मुमकिन है सर। आप इसका जी हाँ, ये बिल्कुल यही ब्रह्म वाक्य है सर। अनिल जी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अनिल जी माफ कीजिए अनिल जी। हाँ, सिर्फ सॉरी अनिल, नहीं कोई बात नहीं। ये कंक्लूड करूंगा ये कि ये तो एक एस्पेक्ट हुआ कि किस तरह से इन्होंने मुंह की खाई, गलत खबर चलाई, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि मैंने ये बात एक अपने वरिष्ठ पत्रकार से सुबह में शेयर किया, तो उन्होंने कहा क्या कि अरे तो इससे आपको क्या लग रहा है, क्या उनको कोई लज्जा आएगी क्या? वो कहा कि क्यों आएगी? कहा कि मैंने यही बात उनको बताई थी, तो बीजेपी के सीनियर फंक्शनरी ने कहा कि हमारे 18 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हैं, उनको ये पता चल गया कि ये खबर जो है मोदी को पीस प्राइज मिलने वाला है। उसके बाद आप अपना बाद में खबर को हाँ, आप उसको वापस लेते रहिए, आप खबर चलाना बंद कर दीजिए, आप इवन कंट्राडिक्शन बता दीजिए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 18 करोड़ लोगों को मैंने खबर दे दी और वो अब बाकी को बताएंगे। देश भर में लोगों को पता चल गया कि मोदी को पीस प्राइज के लिए उस पर विचार किया जा रहा है। बस हो गया, मेरा काम खत्म है। तो ये जो नेटवर्किंग है, ये आपको जो चुनौती सिर्फ संसद में हमको जो दिख रही है कि म्यूट हो गया संसद, लोगों का दिमाग म्यूट करने के लिए पूरे देश भर में एक पूरा तंत्र बनाया है जिसमें कि करोड़ों रुपया लगा हुआ है, लाखों करोड़ रुपया। आप उससे कैसे मुकाबला करेंगे? मैं ये बराबर जब भी कोई कांग्रेस या इसका प्रवक्ता मिलता है तो मैं उससे यही सवाल करता हूं कि आपको सिर्फ वहां नहीं लड़ना है, इस पूरे नेटवर्क से लड़ना है। जी सर, जी सर, मैं